हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं एके हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी का नाम है भूतिया ट्रेन। तो चलो देर ना करते हुए कहानी सुनते हैं। रात के सन्नाटे में दौड़ती एक तेज रफ्तार ट्रेन। बाहर घना अंधेरा, खिड़की से दिखते वीरान खेत और दूर कहीं गूंजती रात के जीव जंतुओं की डरावनी आवाजें। ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन सकता है। लेकिन उस डिब्बे में बैठा एक बुजुर्ग आदमी, जिसने झुर्रियों से भरा चेहरा और कांपते हाथों से अपनी माला जकड़ रखी थी, लगातार बुदबुदा रहा था। ये ट्रेन शापित है। ये तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचने। अर्पिता अपनी गोद में अपनी 7 साल की बेटी नंदिनी को सुलाने की कोशिश कर रही थी। पूरा दिन भाग दौड़ में गुजर गया था, लेकिन अब जब ट्रेन की धीमी आवाजें लोरी बनकर कानों में पड़ रही थी, तो नंदिनी की आंखें झपकने लगी। अर्पिता ने उसकी नन्ही उंगलियां अपनी हथेलियों में थाम ली। उसका दिल आज भी उस दर्द को नहीं भूला था जब 3 साल पहले उसके पति की एक रहस्यमयी ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। आज वह उसी ट्रेन से सफर कर रही थी जिस ट्रेन में उसके पति को निगल गया। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक पूरे डिब्बे की लाइटें झपकने लगी। खिड़कियों के बाहर का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। तभी बगल वाली सीट पर बैठा एक आदमी अचानक चीख पड़ा, मानो किसी ने उसकी गर्दन दबा दी हो। सबने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें सफेद हो गई थी, मुंह से झाग निकलने लगा और शरीर जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। एक ठंडी हवा का झोंका पूरे डिब्बे में दौड़ पड़ा। तभी नंदिनी ने अचानक अपनी मां का हाथ जोर से पकड़ लिया और धीरे से फुसफुसाई, मान, वो आदमी हमें देख रहा है, वो तो मर चुका है ना। कुछ लोग खड़े होकर बाहर जाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। किसी ने किसी को छुआ तक नहीं, लेकिन हर कोई महसूस कर सकता था कि डिब्बे में कोई अदृश्य ताकत मौजूद थी। उसी समय एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। वो आदमी जो कुछ देर पहले मरा था, उसकी लाश अचानक ऊपर उठ गई और उसके होंठ हिले। तुम सब अब इस ट्रेन से जिंदा नहीं उतरोगे। इतना कहते ही ट्रेन की खिड़कियों के शीशे जोर से टूट गए और कई यात्री अपनी सीटों पर सुन बैठ गए, जैसे उनकी आत्माएं शरीर से निकल गई हो। अर्पिता ने डरते हुए अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी उसका दिल जोर से धड़क उठा। नंदिनी की आंखें अचानक लाल हो गई थी। उसका मासूम चेहरा बदल चुका था और उसकी आवाज अचानक गहरी और भारी हो गई। मां, हमें यहां से जाना होगा। इस ट्रेन में एक रूह है जो तुम्हें देख रही है और वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अर्पिता सन्न रह गई। उसकी बेटी ने पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ट्रेन की गूंजती आवाज के बीच एक औरत की हंसी गूंजी, एक तेज भयानक हंसी जो पूरी ट्रेन में गूंज रही थी। और फिर ट्रेन के अंदर ये काले कपड़ों में लिपटी परछाई दिखी, जिसका सिर उसके धड़ से अलग रहा। अर्पिता की सांसें तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा। उसका दिल धड़कना भूल गया। उसकी आंखों के सामने सीट नंबर 27 पर एक आदमी बैठा था। लेकिन यह कैसे हो सकता था? वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके पति का भूत था। अर्पिता की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी नंदिनी ने अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, मां, पापा हमें बचाने नहीं आए हैं। वो हमें इस ट्रेन से जाने नहीं गए। रात के 2 बजे ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, अंधेरे को चीरते हुए। लेकिन उस ट्रेन के डिब्बे ने नंबर B3 में कुछ अजीब हो रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अभी अभी मौत को छूकर छोड़ा हो। पर नंबर 2 पर बैठी अर्पिता की आंखों में डर था। वो अपनी गोद में बेटी नंदिनी को लेकर बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार सीट नंबर पर जा टिकती थी। वो सीट खाली थी, पर फिर भी वहां कोई था। अर्पिता को यकीन था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो सीट बार बार हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां बैठकर हिल रही हो। अर्पिता की जिंदगी पिछले 3 सालों से अजीब तरह की बेचैनी में गुजर रही थी। 3 साल पहले उसका पति राहुल इसी ट्रेन से सफर कर रहे थे और फिर अचानक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। 32 लोग मारे गए थे, लेकिन राहुल की लाश कभी नहीं मिली। आज भी जब उसने उसी ट्रेन की टिकट बुक करवाई, तो एक अजीब सा डर उसके दिल में बैठ गया था। लेकिन नंदिनी की पढ़ाई और काम की मजबूरी ने उसे इस ट्रेन में रहने के लिए मजबूर कर दिया।
अब जब ट्रेन चल रही थी तो वो महसूस कर रही थी कि यहाँ कुछ सही नहीं था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ यात्री सो चुके, कुछ जाग रहे थे, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज महसूस हो रही थी, किसी के ऊपर जमी थी। रात के 3 बजने वाले थे। ट्रेन अपने सफर में तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अचानक धड़ाम एक जोरदार आवाज आई और डिब्बे की लाइट्स झपकने लगी। सब यात्री घबराकर उठ बैठे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। तब एक महिला अचानक जोर से चीख पड़ी। वो सीट नंबर 5Z की तरफ इशारा कर रही थी और वहां अब कोई बैठा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में ढंका हुआ था। कोई उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था, पर उसकी आंखें, उनकी सफेद चमकती आंखें अर्पिता की तरफ देख रही थी। अर्पिता की सांसें तेज हो गई, उसकी आंखें की फटी रह गई। वो चेहरा बिल्कुल राहुल जैसा था। तभी ट्रेन में जोर का झटका लगा और वो आदमी एकदम से गायब हो गया। अर्पिता के पूरे शरीर में कंपकंपी छा गई थी। वो अपनी बेटी को कसकर पकड़ चुकी थी। तभी नंदिनी ने धीरे से फुसफुसाया, माँ, पापा रो रहे हैं। अर्पिता ने झट से नंदिनी की ओर देखा। उसकी छोटी सी बेटी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या क्या कहा बेटा? अर्पिता की आवाज कांप रही थी। पापा यही हैं माँ, वो हमें बुला रहे हैं। अर्पिता के होंठ सूख गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। नंदिनी, पापा पापा, उसकी आवाज कांप रही थी। वो इस ट्रेन में फंस गए हैं माँ, और वो हमें अपने साथ ले जाना चाहते। तभी ट्रेन की खिड़कियों के शीशे जोर जोर से हिले। हवा और ठंडी हो गई। अचानक पूरे डिब्बे में एक अजीब सी गूंज गूंजने लगी। अर्पिता का दिल धड़कना हुई। ये राहुल की आवाज थी, लेकिन ये कैसे हो सकता था? राहुल तो 3 साल पहले मर चुके थे। तभी सीट नंबर 5Z पर कुछ हलचल हुई और अचानक राहुल का चेहरा सामने आ गया, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा अर्पिता याद करती थी। उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी, आंखों के इंजे गहरे गड्ढे थे और उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। मुझे यहां से निकालो, उसकी आवाज दूर से आती लग रही थी। अर्पिता के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। राहुल, मुझे इस ट्रेन ने पकड़ लिया है। मैं इस ट्रेन का हिस्सा बन चुका हूं, और अब तुम भी। अभी राहुल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि ट्रेन में जोरदार झटका लगा और पूरी ट्रेन एक बार फिर अंधेरे में डूब गई। ट्रेन के डिब्बे में चीख पुकार मच गई थी। चारों ओर अफरा तफरी फैल गई। अर्पिता कांपती हुई सीट से उठी और राहुल की ओर बढ़ी, लेकिन तभी राहुल का चेहरा अचानक बदलने लगा। वो अब इंसान नहीं था। उसकी त्वचा से धुआं उठने लगा था और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब बहुत देर हो चुकी है अर्पिता। और तभी ट्रेन की खिड़की से किसी ने झांका और वो चेहरा नंदिनी का था, लेकिन नंदिनी तो अर्पिता की गोद में थी। फिर खिड़की के बाहर वो कौन थी? अचानक सीट नंबर 20 से एक रहस्यमयी छाया दिखी और कुछ ही देर में अर्पिता ने खुद राहुल को देखा, लेकिन उसका चेहरा डरावना और काला पड़ चुका था। उसने अर्पिता से कहा कि मैं इस ट्रेन का हिस्सा बन चुका हूं, अब तुम भी। ट्रेन की खिड़की से झांकता एक और चेहरा दिखा, नंदिनी का चेहरा, लेकिन असली नंदिनी तो अर्पिता की गोद। ट्रेन हवा से बातें कर रही थी, लेकिन डिब्बे में मौजूद लोग खामोश थे, डरे हुए थे, जमे हुए थे। खिड़की के बाहर जो नंदिनी खड़ी थी वो अब भी वहां थी, लेकिन उसकी आंखें वो खाली थी, बिल्कुल गहरी काली, जैसे उनकी जगह अंधेरा हो। अर्पिता ने झट से अपनी बेटी को और कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अगर असली नंदिनी मेरी गोद में है तो खिड़की में खड़ी वो कौन है? और तभी ट्रेन के डिब्बे में एक जोरदार चीख गूंजी। अर्पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी पूरी दुनिया एक बार उजड़ चुकी थी। जब राहुल की मौत की खबर उसे मिली थी, वो जानती थी कि उसका पति मरा नहीं था, उसकी लाश तक नहीं मिली थी। लेकिन क्या वो सच में मर चुका था, या वो इस ट्रेन के भीतर कहीं था, किसी अंधेरे कोने में, किसी अनजान दुनिया में कैद? राहुल, अगर तुम कहीं हो तो हमें बचा लो, अर्पिता ने कांपती आवाज में बुदबुदाया। तो ट्रेन अचानक एक झटके से धीमी पड़ने लगी। अभी स्टेशन तो नहीं आना था, फिर ये क्यों रुक रही थी? लोग ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांकने, लेकिन बाहर का दृश्य अंधेरा। कोई स्टेशन नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, बस चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तभी
ट्रेन के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर घुस आया वो एक बिना सिर वाला आदमी। उसका धड़ एक जली हुई लाश की तरह था, लेकिन सिर नहीं था। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया और जैसे ही उसने सीट नंबर 27 की ओर कदम बढ़ाया, ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों ने एक साथ चीख मार। पिता का दिल दहाड़े मारकर रोने का कर रहा था। उसकी बेटी, उसकी नंदिनी, वो इस डरावनी ट्रेन में फंस चुकी थी। तभी नंदिनी ने अपनी माँ की ओर देखा और बोली, माँ, ये ट्रेन हमें कभी जाने नहीं देगी। क्या? अर्पिता सिहर उठी। पापा भी यही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम भी यहीं फंस जाएंगे हमेशा के लिए। अर्पिता का दिल बैठ गया। 3 साल पहले उसने अपना पति खो दिया था। अब क्या उसकी बेटी भी उसे छिन जाएगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ना सिर वाला आदमी अब सीट नंबर के सामने खड़ा था। उसकी जल चुकी त्वचा से धुआं निकल रहा था। तभी उसकी गर्दन से एक अरहुल की आवाज थी। अर्पिता की सांसें तेज हो गई। राहुल? तभी बिना सिर वाले आदमी की जगह अचानक राहुल खड़ा था, लेकिन वो वैसा नहीं दिख रहा था जैसा पहले। उसकी आंखें गहरी काली थी और शरीर से अब भी धुआं निकल रहा था। मैं यहां से नहीं जा सकता। ये ट्रेन मुझे नहीं छोड़ने देगी, लेकिन तुम जा सकती हो अर्पिता। भागो। अर्पिता सन्न रह गई। मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तुम यहां रुकी तो ये ट्रेन तुम्हें भी निगल लेगी। और तभी ट्रेन की खिड़की पर खड़ी वो दूसरी नंदिनी हंसने लगी। खिड़की के बाहर खड़ी नंदिनी ने अब अपना सिर मोड़कर ट्रेन के अंदर गए और धीरे धीरे उसकी त्वचा उतरने लगी। अब वहां कोई बच्ची नहीं थी, वहां एक औरत खड़ी थी, एक भयानक चुड़ैल। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें कोयले जैसी काली थी और उसका मुंह इतना चौड़ा खुल गया कि उसके गले के अंदर का अंधेरा साफ दिखाई देने लगा। अब तुम बचकर नहीं जा सकती। अर्पिता, चुड़ैल की आवाज गूंजी। अर्पिता के पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। अब तुम इस ट्रेन का हिस्सा बन चुकी हो। ट्रेन अचानक जोर जोर से हिलने लगी। चारों ओर यात्री चीख रहे थे, लाइट्स छपकने लगी और तभी नंदिनी गायब हो गई। नंदिनी! अर्पिता की दिल दहला देने वाली चीख ट्रेन में गूंजी। अर्पिता और नंदिनी एक शापित ट्रेन में फंस चुके थे, जहां उन्हें राहुल की आत्मा दिखी। लेकिन फिर एक और रहस्यमयी आत्मा प्रकट हुई, एक औरत जिसकी आंखों से खून बह रहा था। राहुल ने अर्पिता को चेतावनी दी कि ये आत्मा इस ट्रेन के हर यात्री को अपने साथ ले जाती है। जैसे ही अर्पिता बचने की कोशिश करने लगी, ट्रेन का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी अर्पिता के पिता प्रकट हुए, जो 10 साल पहले मर चुके थे। उस आत्मा को रोकने के लिए कुछ रहस्यमयी मंत्र पढ़े और ट्रेन में जोरदार धमाका हुआ। जब अर्पिता ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि ट्रेन में अब कोई और यात्री न गए। क्या हो अगर आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हो और अचानक महसूस करें कि ट्रेन की हर सीट खाली हो चुकी है। न कोई यात्री, न आवाज, न कोई हलचल, बस गहरा ठंडा सन्नाटा। अर्पिता को कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। ट्रेन अब भी चल रही थी, लेकिन यहाँ अब सिर्फ 3 लोग थे, अर्पिता, उसकी बेटी नंदिनी और उसका मृत पिता। देखिए कि अब खिड़की के बाहर सिर्फ पापा। अर्पिता की आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके पिता, जो 10 साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे, अब उसके सामने खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। पापा, आप यहाँ कैसे? बेटा, अभी सवाल पूछने का वक्त नहीं है। हमें जल्दी से इस ट्रेन से बाहर निकलना होगा। अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था ये कोई सपना है या हकीकत। वो रोते हुए अपने पिता से लिपट गई। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने का वक्त अब नहीं है बेटी। ये ट्रेन हमें निगल जाएगी, हमें इसे रोकना होगा। तभी ट्रेन में एक अजीब सी हलचल हुई। खट 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 खट। कोई ट्रेन की छत पर चल रहा था। नंदिनी डर के मारे अर्पिता की गोद में दुबक गई। पिता ने आंखें बंद की और धीरे धीरे बोले, वो आ रही है। कौन आ रही है? अर्पिता की आवाज घबराई हुई थी। तभी धड़ाम, ट्रेन की छत से कुछ गिरा। एक और लाश। अर्पिता ने डर के मारे अपनी चीख दबा ली, लेकिन जैसे ही उसने लाश का चेहरा देखा, वो खुद थी। ट्रेन की छत से उसकी खुद की लाश गिरी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन शरीर निर्जीव था। नहीं, ये मैं नहीं हो सकती, अर्पिता कांपती आवाज में बोली। लेकिन नंदिनी जोर जोर से रोने लगी। माँ, ये तुम ही हो।
लेकिन तुम मरी हुई हो। अर्पिता को चक्कर आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो जिंदा थी या वो भी मर चुकी थी। पापा बताइए ना, ये सब क्या हो रहा है? अर्पिता के पिता ने गहरी सांस ली और बोले, ये ट्रेन तुम्हारे साथ खेल रही है बेटी। ये ट्रेन सिर्फ तुम्हारी रूह को अपने साथ रखेगी, लेकिन तुम्हारा शरीर। अर्पिता के पिता का गला भर आया। तुम्हारा शरीर अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। तभी ट्रेन की सभी लाइट्स बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और जब दोबारा रोशनी आई तो ट्रेन का माहौल बदल चुका था। अब वहां अर्पिता के सामने सिर्फ दो लोग, राहुल और वो काली साया। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती अर्पिता। उस आत्मा की आवाज अब और भी डरावनी लग रही थी। अर्पिता ने अपनी बेटी को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया। तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा मुस्कुराई। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी बेटी। अर्पिता की आंखों में आंसू थे। नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो पहले ही हमारी हो चुकी है। इतना कहते ही नंदिनी की आंखें अचानक सफेद हो। नंदिनी? लेकिन उसकी बेटी की आवाज बदल चुकी थी। अब उसकी आवाज एक डरावने गहरे स्वर में बदल चुकी थी। अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए रहोगी मां। ट्रेन की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। अर्पिता के पिता ने जोर से चिल्लाया, अर्पिता, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हें ट्रेन की सबसे आखिरी बोगी में जाना होगा। लेकिन तभी नंदिनी हवा में उठने लगी और उसकी आंखों से खून बहने लगा। ट्रेन में मौजूद सारे यात्री गायब हो चुके थे, लेकिन उसका मृत पिता उसे बचाने के लिए लौट आया था। तभी ट्रेन की छत से कुछ गिरा। अर्पिता की खुद की लाश! ये देखकर उसकी रूह कांप उठी। लेकिन सबसे भयानक मोड़ तब आया जब उसकी बेटी नंदिनी की आंखें सफेद हो गई और उसकी आवाज बदल गई। अब नंदिनी खुद इस शापित ट्रेन का हिस्सा बन चुकी थी। उसके पिता ने उसे आखिरी बोगी तक पहुंचने की सलाह दी, लेकिन तभी नंदिनी हवा में उठने लगी और उसकी आंखों से खून बहने लगा। अर्पिता के सामने उसकी अपनी बेटी अब इंसान नहीं थी। वो अब इस शापित ट्रेन का हिस्सा बन चुकी थी। ट्रेन की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और अर्पिता को महसूस हुआ कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो भी इस ट्रेन का एक हिस्सा बन जाएगी। मेरी बच्ची! अर्पिता की आवाज कांप रही थी। उसने अपनी बेटी को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी का शरीर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं, बस ठंडा खौफनाक अंधेरा। मां, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं। नंदिनी की आवाज अब और भी गहरी हो गई थी। अर्पिता की आंखों से आंसू छलक पर नहीं। तुम मेरी बेटी हो। कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। लेकिन तभी नंदिनी ने अपनी मां की गर्दन पकड़ ली और धीरे धीरे उसका दम घोंटने लगी। अर्पिता तड़पने लगी। उसकी सांसें बंद हो रही थी। अर्पिता, अभी नहीं! उसके पिता ने जोर से चिल्लाया। उन्होंने अपनी जेब से एक चमकता हुआ ताबीज निकाला और उसे नंदिनी की तरफ फेंका। जैसे ही ताबीज नंदिनी के शरीर से टकराया, छटाक! एक जोरदार बिजली कड़की और पूरा डिब्बा हिचकी और जमीन पर गिर पड़ी। अर्पिता जल्दी से उसकी तरफ दौड़ी। नंदिनी, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? लेकिन जब उसने नंदिनी का चेहरा देखा तो उसका दिल दहल गया। नंदिनी की आंखों की सफेदी अब और भी भयानक हो चुकी थी और उसकी गर्दन पर एक काले हाथ के निशान उभर आए थे। मां, मुझे बचाओ! नंदिनी ने धीरे से कहा। अर्पिता की आंखों में आंसू छलक आए। हाँ बेटा, मैं तुझे बचाऊंगी। लेकिन तभी ट्रेन में भयानक हंसी गूंजी। तुम बचा नहीं सकती, ये बच्ची अब मेरी है। अर्पिता ने कांपते हुए पीछे देखा। वो काली साया फिर से ट्रेन में आ चुका था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। ट्रेन की हर सीट पर अब धजले चेहरे वाले यात्री बैठे थे, जिनकी आंखों से खून बह रहा। अब तुम भी हमारे साथ आओगी अर्पिता। अर्पिता ने अपनी बेटी को कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाऊंगी। लेकिन उसके पिता का चेहरा बुझ चुका था। बेटा, ये इतना आसान नहीं है। ये ट्रेन हमें छोड़ने वाली नहीं है। अचानक ट्रेन में हलचल होने लगी। चारों ओर भयानक चीखें गिरने लगी। खिड़कियों पर खून की धारियां उभर आई और छत से लाशें टपकने लगी। अर्पिता को ऐसा महसूस हुआ कि अब वो बच नहीं पाएगी। तभी उसके पिता ने उसकी ओर देखा। बेटा, अगर जो नंदिनी को बचाना है तो तुझे आखिरी बोगी तक जाना ही होगा। ट्रेन में मौजूद आत्माएं अर्पिता को धमकी दे रही थी कि अब वो भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन उसके पिता ने उसे आखिरी बोगी तक जाने की सलाह दी। जैसे ही अर्पिता वहां पहुंचने लगी, पूरी ट्रेन हिलने लगी।
खिड़कियों पर खून टपकने लगा और सीटों पर बैठे अजले यात्री जिंदा होने लगे। तभी ट्रेन में एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन कर पाना नामुमकिन। क्या आपने कभी किसी ट्रेन को किसी दूसरी दुनिया में जाते देखा है? अगर आपको अचानक एहसास हो कि आप एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से कोई वापसी नहीं, जहां का हर रास्ता मौत की ओर जाता है, तो आप क्या करेंगे? अर्पिता ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसे समझ आ कि अब वह किसी और ही दुनिया में आ चुकी थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि ट्रेन में अब कोई दरवाजा नहीं था। मां, अर्पिता ने नंदिनी की आवाज सुनी। उसने देखा नंदिनी अभी हवा में लटकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मां, मुझे बचाओ। अर्पिता का दिल टूट गया। उसने पूरी ताकत से नंदिनी की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, धड़ाम, वो जमीन पर गिर पड़ी। नंदिनी अभी दूर थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे अर्पिता तक पहुंचने से रोक रही हो। अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं तुझे नहीं खो सकती। लेकिन मां, नंदिनी की आवाज कांप रही थी। अब बहुत देर हो चुकी। नहीं, देर कभी नहीं होती। अर्पिता के पिता ने जोर से चिल्लाया। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना पीला कागज निकाला जिस पर कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। ये ताबीज पकड़ो और इसे ट्रेन की आखिरी बोगी में ले जाओ, वहीं से इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। अर्पिता ने जल्दी से कागज लिया और दौड़ पड़ी, लेकिन तभी खटखट खड़ाम, पूरी ट्रेन हिलने लगी। छत से जलते हुए हाथ नीचे गिरने लगे, खिड़कियों से खून की बूंदें टपकने लगी और चारों ओर भयानक हंसी गूंजने लगी। अब कोई नहीं बचेगा, तुम सब इस ट्रेन के कैदी हो। अर्पिता को एहसास हो गया कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो और नंदिनी हमेशा के लिए इस भूतिया ट्रेन का हिस्सा बन जाए। अर्पिता ने पूरी ताकत लगाकर नंदिनी की ओर हाथ बढ़ाया। बेटा, मुझे एक आखिरी बार देख, मैं तुझे बचा लूंगी। नंदिनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मां, मुझे डर लग रहा है। अर्पिता की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटा, मुझ पर भरोसा कर। उसने ताबीज को जोर से पकड़ लिया और आखिरी बोगी की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन तभी नंदिनी का शरीर अचानक नीला पड़ने लगा। मां, मुझे बचाओ, अर्पिता चीख पड़ी। नहीं, कोई मेरी बेटी को मुझसे नहीं छीन सकता। अर्पिता ने आखिरी बोगी का दरवाजा खोला और जो उसने वहां देखा उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। वहां एक काले रंग का दरवाजा था जिस पर मृतकों का प्रवेश लिखा हुआ था। यही है वो जगह, यही इस श्राप का केंद्र, उसके पिता ने कहा। लेकिन तभी दरवाजा खुल गया और अंदर से हजारों आत्माएं बाहर निकलने लगी। नहीं नहीं, अर्पिता ने घबराकर ताबीज को दरवाजे पर रख दिया। शडाक! एक जोरदार चमक हुई, आत्माएं जोर से चीखने लगी, पूरी ट्रेन थरथराने लगी। सब कुछ शांत हो गया। जब अर्पिता ने अपनी आंखें खोली तो वो अपनी सीट पर थी। ट्रेन अब सामान्य थी, चारों ओर यात्री बैठे थे, खिड़कियों के बाहर खूबसूरत नजारे थे। मान, अर्पिता ने जल्दी से नंदिनी को देखा। वो ठीक थी, उसकी आंखें सामान्य थी, वो अब भूत नहीं थी। मां, क्या हुआ? अर्पिता ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं बेटा, बस एक बुरा सपना था। लेकिन तभी उसके हाथ पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने देखा उसकी हथेली पर खून के धब्बे थे और जब उसने सीट के पीछे देखा वहां वही कागज चिपका हुआ था। आज का कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड कल आपको देखने को मिलेगा इसी चैनल पर। अगर आपको कहानी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।